ज्यों ज्यों दरवाजे के करीब होता जा रहा था, वार्डन सलाखों से पीछे हटता जा रहा था। वो खतरा महसूस कर रहा था कि ये खतरनाक पागल उस पर हमला कर देगा। हालांकि दरवाजा मुकफ्फल था और सलाखें बहुत मोटी थी। पीछे मत हटो भाई, डॉक्टर रशीद ने वार्डन से कहा। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? क्या यहाँ फौजी संतरी नहीं होता? नहीं, वार्डन ने अफसरों की तरह जवाब दिया। यहाँ फौजियों का क्या काम? मेरा एक काम कर दो, डॉक्टर रशीद ने कहा। डॉक्टर फ्रांसिस को बुलवा दो। यहाँ कोई डॉक्टर फ्रांसिस नहीं, वार्डन ने जवाब दिया। और मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं कि तुम्हारे लिए डॉक्टरों को बुलाता फिरूं। रशीद ने सलाखों में से बाहर देखा तो उसे पता चला कि ये तो कोई और जगह है। अम्बाला इंटरोगेशन सेंटर एक ही बिल्डिंग में था, लेकिन यहाँ उसे सामने बैरकें सी नजर आ रही थी। ये बड़ी कुशादा जगह थी। कई आदमी इधर उधर आ जा रहे थे, बाज अजीबो गरीब हरकतें कर रहे थे। उसे शक हुआ कि ये पागल खाना तो नहीं। ये क्या जगह है? उसने वार्डन से पूछा। ये पागल खाना है, वार्डन ने तंजिया से अंदाज में कहा। और तुम कल शाम से यहाँ बंद हो, तुम पागल हो। ये अम्बाला नहीं हो सकता, डॉक्टर रशीद ने कहा और पूछा, ये दिल्ली है या आगरा? ये दिल्ली है, वार्डन ने जवाब दिया और वहाँ से चला गया। डॉक्टर अब्दुल रशीद को गशी सी आने लगी। उसने सलाखों को मजबूती से पकड़ लिया और अपने जिस्म का बोझ सलाखों पर डाल दिया। अपने आप पर काबू पाकर वो अपने पांव पर खड़ा हुआ, लेकिन उसकी टांगे उसके जिस्म का बोझ उठाने से कासिर थी। वो वहीं सलाखों के साथ लग कर बैठ गया। वो महसूस कर रहा था कि उसके दिमाग में बेचैनी सी है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दिमाग से ज्यादा उसके जिस्म का हाल बहुत बुरा था। उसे भूख और प्यास की शिद्दत भी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर आ गया। उसने पहले तो सलाखों के बाहर से रशीद से पूछा कि वो कैसा है। जिस्मानी हालत ठीक नहीं, रशीद ने कहा और इससे आगे ना बोल सका। डॉक्टर के इशारे पर दरवाजे का ताला खोला गया और डॉक्टर अंदर आ गया। फर्श पर एक गद्दा पड़ा हुआ था। रशीद को उस पर लिटाकर डॉक्टर ने उसका मुआयना कपड़े हटा हटा कर शुरू कर दिया। क्या आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर ने रशीद से पूछा। हाँ, रशीद ने जवाब दिया। MBBS हूँ। डॉक्टर के पूछने पर रशीद ने उसे बताया कि उसने अम्बाला के कौन से कॉलेज से किस साल में MBBS क्लियर किया था। पागल खाने के डॉक्टर ने शगुफ्ता से लहजे में उसे बताया कि उसने दिल्ली के फलां कॉलेज से इसी साल MBBS की डिग्री ली थी। आपका नाम? राजीव। पागल खाने के डॉक्टर ने जवाब दिया और कहा, ज़हनी तौर पर तो तुम बिल्कुल ठीक मालूम होते हो। तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया गया है? क्या तुम्हें डॉक्टर इंचार्ज ने कुछ नहीं बताया? डॉक्टर रशीद ने जवाब दिया। कोई खास इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी गई, डॉक्टर राजीव ने कहा। अपने एक कोलीग से पता चला था कि तुम्हें इंटेलिजेंस वालों ने या शायद CMH अम्बाला ने ज़हनी मरीज करार देकर यहाँ भेजा है। डॉक्टर रशीद और डॉक्टर राजीव हम उम्र थे। राजीव का रवैया कुछ दोस्ताना था, इसलिए रशीद ने उसके साथ बातें करने में सुकून सा महसूस किया। राजीव भाई, रशीद ने कहा, पहले कुछ खिला पिला दो और पानी पिलाओ। भूख और प्यास बहुत परेशान कर रही है। इसके बाद जिस्म को देखना। उन लोगों ने मुझे जालिमों की तरह मारा पीटा है। डॉक्टर राजीव ने वार्डन से कहा कि वो खाने पीने का फौरन बंदोबस्त करे और अच्छा खाना लाए। मैं तुम्हें दवाइयाँ खुद ला कर दूंगा, डॉक्टर राजीव ने कहा। कोई जख्म नहीं, सब अंदर की चोटें हैं। उन लोगों ने तुम्हें गूंसे और ठुड्डे मारे हैं। लेकिन यार, तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया गया है? ज़हनी तौर पर तुम बिल्कुल ठीक मालूम होते हो। नहीं राजीव, रशीद ने कहा। मैं दिमाग में अच्छी खासी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसकी वजह शायद वो टॉर्चर है जिससे मुझे गुजारा गया है। क्या तुम पर जासूसी का शक था? राजीव ने पूछा। अगर हम इस मौजू पर बात ना करें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? रशीद ने कहा। हाँ, राजीव ने कहा, यही बेहतर है। मेरा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं चलता हूँ। तुम्हारे लिए खाना और पानी आ रहा है और थोड़ी देर तक मैं खुद दवाइयाँ लेकर आ जाऊंगा। डॉक्टर राजीव चला गया और कोठरी का दरवाजा फिर मुकफ्फल हो गया। उसके जाने की कुछ देर बाद खाना आ गया जो खासी अच्छी किस्म का था। डॉक्टर रशीद खाने पर टूट पड़ा और बड़ी तेजी से खाने लगा और इसके साथ पानी पीता चला गया। वो खाना खत्म कर ही रहा था कि डॉक्टर राजीव कुछ दवाइयाँ उठाए कोठरी में आया। ये सब गोलियां थी। डॉक्टर राजीव ने उसे मुख्तलिफ किस्म की 4 गोलियां दी और कहा कि वो पानी के साथ ले ले। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने ये गोलियां मुंह में डालकर पानी पिया। पेट में ग़ज़ा गई और पानी भी मिल गया तो रशीद के चेहरे पर रौनक आ गई। तुम बता सकते हो डॉक्टर राजीव? डॉक्टर रशीद ने पूछा। यहाँ मुझे कब तक रहना पड़ेगा? नहीं डॉक्टर रशीद, डॉक्टर राजीव ने जवाब दिया। मैं जूनियर डॉक्टर हूँ, कुछ भी नहीं बता सकता कि तुम्हें कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। इस वक्त तुम ज़हनी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल लगते हो। अगर ऐसे ही रहे तो जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। दिमाग में बेचैनी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर रशीद ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़कर फिक्रमंदी के लहजे में कहा, कंट्रोल से बाहर हो रही है। ट्रैंक्विलाइजर दे दूं? राजीव ने पूछा। दे ही दो तो अच्छा है, डॉक्टर रशीद ने जवाब दिया, लेकिन बहुत तेज ना हो।
हल्की पोटेंसी में दे दो। डॉक्टर राजीव ने एक चिट पर दवाई लिखी और चिट वार्डन को देकर कहा कि दौड़कर डिस्पेंसरी से ये दवाई ले आए। डॉक्टर रशीद ने अपने सर को 2-3 बार जोर जोर से झटका। ओह मेरे खुदा, उसने तकलीफ किसी कैफियत में कहा। कुछ हो रहा है, मेरे सर में कुछ हो रहा है। उसने अपने सर पर जोर जोर से हाथ मारे। डॉक्टर राजीव ने लपक कर उसके हाथ पकड़ लिए और उसे तसल्ली देने लगा। देखो, रशीद ने हुक्म के लहजे में कहा, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाकर देखो ड्राइवर गाड़ी लाया है या नहीं। मैंने कॉन्फ्रेंस में पहुंचना है, उसे कहो गाड़ी फौरन लाए। चलो उठो यहाँ से। उसने राजीव को धक्के मार कर उठा दिया। डॉक्टर राजीव बड़ी तेजी से बाहर निकला, कोठरी का दरवाजा बाहर से बंद किया और दौड़ता हुआ डिस्पेंसरी में पहुंचा। एक सिरिंज में एक दवाई भरी और दौड़ता हुआ वापस आया। उस वक्त डॉक्टर रशीद सलाखों को पकड़े हुए जोर जोर से कह लगा रहा था। इस पर पागलपन का दौरा पड़ गया था। डॉक्टर राजीव ने 2 आदमियों को बुलाया और कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उन आदमियों ने डॉक्टर रशीद को अपने बाजू में जकड़ लिया और डॉक्टर राजीव ने उसके बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। 10-15 मिनट बाद डॉक्टर रशीद का जिस्म ढीला पड़ने लगा। उसे गद्दे पर लिटा दिया गया और इसके बाद उसे कोई होश ना रहा। डॉक्टर रशीद पाकिस्तान की मोहब्बत का दीवाना था और उसके पागलपन की वजह यही थी। कुछ लोग अंबाला में थे जो रशीद के लिए पागल हुए जा रहे थे। वो इतना ही जानते थे कि रशीद इंटेलिजेंस वालों के पास है। उन लोगों में जो सबसे ज्यादा परेशान थे वो रशीद के वालिदैन थे, उसकी बहनें थी और नर्स खालिदा थी जो उसकी मंगेतर थी, और फिर रशीद के वो साथी थे जिन्होंने सगीर को अस्पताल से फरार करवाया था। ये सब अपने अपने तौर पर सुराग रसानी कर रहे थे कि रशीद के साथ क्या सलूक हो रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके मोहल्ले में मुखबर मुकर्रर कर दिए गए हैं जो उन पर दिन रात नजर रखते हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत का एक दीवाना और था जो उस वक्त इंडिया के एक जंगल में भटकता फिर रहा था। वो सगीर था जिसके दिल से डॉक्टर रशीद ने पाकिस्तान की दुश्मनी निकाली और मोहब्बत पैदा की थी। एक तरफ रशीद अपनी जान पर खेल रहा था और दूसरी तरफ सगीर ने अहद कर लिया था कि वो पाकिस्तान पहुंचेगा और इंडिया के जिन जिन जासूसों को वो जानता है उन्हें गिरफ्तार करवाएगा। उसे एहसास हो गया था कि इंडिया से निकलना कोई आसान काम नहीं। खतरा सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं बल्कि जान का भी था। उस वक्त वो जोगियों और सन्यासियों के पास था जहां उसे 3-4 दिन हो गए थे। उसकी दोनों टांगें जख्मी थी। एक टांग में तो गोली का जख्म था जो मुसलसल चलते रहने से खुल गया था और दूसरी टांग पर सांप के काटने का जख्म था। सांप के जहर की वजह से ये जख्म खराब हो गया था। जहर का कुछ असर खून में भी चला गया था, इसलिए दोनों टांगों के जख्म खराब हो गए थे। सन्यासियों के पास ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद थी जो इंतहाई खराब जख्मों को भी ठीक कर दिया करती थी। वो सगीर के जख्मों की मरहम पट्टी भी कर रहे थे और उसके खून से जहर के असरात निकालने के लिए भी दवाइयां दे रहे थे। अब अपने मुतालिक कुछ बताओ। एक रोज सन्यासियों ने सगीर से पूछा, कहाँ के रहने वाले हो और इस जंगल बयाबान में किस तरह पहुँचे हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। सगीर ने झूठ बोला। शिमला सैर के लिए आया था और ऊपर से पाँव फिसला तो नीचे आ गिरा। सर को चोट लगी तो मैं ये समझा कि मैं होश में हूँ, लेकिन मैं शायद बेहोशी की हालत में चलता रहा और कुछ पता ना चला कि कहां से कहां पहुंचा। मेरे घर वाले परेशान होंगे, समझ नहीं आती कि उन्हें किस तरह इत्तला दूं कि मैं कहां हूं। तुम अभी कहीं भी जाने के काबिल नहीं। बड़े सन्यासी ने उसे कहा, तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएं तो तुम्हें शिमला तक पहुंचा देंगे, आगे तुम्हारा अपना बंदोबस्त होगा। उन लोगों ने सगीर की इस बात को सच मान लिया था कि वो दिल्ली का रहने वाला है। वो ये सोच रहा था कि वो यहाँ से किस तरह निकले। उसे ऐसा डर नहीं था कि सन्यासियों को उसकी असलियत का इल्म हो जाएगा। ये लोग तो एक किस्म के तारकुत दुनिया थे, इन्हें शहरों की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी रात ये लोग खाना खा चुके और सगीर को भी उन्होंने खाना खिलाया तो सन्यासियों ने हुक्के की एक टोपी में चर्स भरी और कश लगाने लगे। उन्होंने सगीर को भी कश लगाने को कहा। सगीर कोई शरीफ आदमी नहीं था, उसने शराब भी पी थी और चर्स के जायके और नशे से भी वाकिफ था। उसकी ट्रेनिंग में ये सबक खास तौर पर शामिल था कि दुश्मन के मुल्क में जाकर कोई नशा नहीं करना, ना नींद की गोली लेनी है। ये सबक इसलिए दिया गया था और हर जासूस को दिया जाता था कि नशे की हालत में कुछ राज की बातें मुंह से निकल जाती हैं। लेकिन उस रात सगीर ने चर्च के कश की जरूरत महसूस की और वो सन्यासियों के साथ बातें करते करते कुछ ज्यादा ही कश लगा गया और होशो हवास खो बैठा। सुबह सब जाकर इकट्ठे बैठे तो सगीर ने महसूस किया कि वहाँ बैठा हुआ हर आदमी उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। हाँ भाई, बड़े सन्यासी ने सगीर से कहा, तुम पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान जाना चाहते हो, कहो तो हम तुम्हें पाकिस्तान तक भी पहुँचा सकते हैं। सगीर का खून खुश्क हो गया। वो ज़हीन आदमी था और उसे जासूसी की ट्रेनिंग मिली थी। वो समझ गया कि रात चर्च के नशे में उसके मुंह से राज की बात निकल गई है या उन लोगों ने उसके मुंह से राज उगलवा लिया है। उसने अपने आप को संभाल लिया और हंस पड़ा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ महाराज,
सगीर ने बड़े सन्यासी से कहा, मैंने रात ज्यादा कश लगा लिए थे और मालूम होता है कि मैं नशे में कुछ बक बक करता रहा हूँ। मुझे बताएं मैं क्या बोलता रहा हूँ। तुम तो बेशुमार बोले थे, बड़े सन्यासी ने कहा। कुछ बातें तो तुम ऊट पटांग सी करते रहे, फिर तुमने ये अल्फाज बड़े साफ कहे कि मैं पाकिस्तान तो पहुंच ही जाऊंगा और वहाँ उन सब जासूसों को पकड़वा दूंगा। और तुमने ये भी कहा था, एक और सन्यासी बोला, कि मैं इंडिया का बेड़ा गर्क करवा दूंगा। सगीर ये बात सुनकर परेशान हो गया। उसे अपनी इस हमाकत पर अफसोस होने लगा कि उसने चरस पी ली थी और वो भी इतनी ज्यादा कि वो अपने दिमाग पर काबू न रख सका। उसने बड़ी तेजी से सोचते हुए एक जवाब गढ़ लिया। महाराज, सगीर ने हंसते हुए कहा, मेरे घर वाले भी मुझे बताया करते हैं कि मैं ख्वाब में बोलता रहता हूँ और मैं ऐसी ही बातें करता हूँ जैसी आपने बताई हैं। मालूम नहीं इसकी क्या वजह है कि मेरे जहन में पाकिस्तान अटक गया है। मैं तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं दरअसल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना चाहता हूँ। इंडिया तो मेरी धरती माता है। क्या मैंने आपको बताया नहीं कि मेरा नाम गोपाल है, गोपाल दास। हाँ महाराज, एक बात जरूर कहूँगा कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं जासूस बनकर पाकिस्तान जाऊं और धरती माता की सेवा करूं। अगर मेरी जान चली जाए तो मैं खुशी से जान दूंगा। देखो बालिके, बड़े सन्यासी ने कहा, ये न समझना कि हम जंगलों बयाबानों में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमें दुनिया का और दुनिया के बंदों का कुछ इल्म ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो तो तुम मुझे झूठा कहोगे। ख्वाब में कोई वैसे ही बातें नहीं किया करता। नींद में इंसान वही बोलता है जो उसके अंदर छुपा हुआ होता है। और ये भी सुन लो कि हमारा कोई मुल्क नहीं। वैसे तो हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान भी वैसा ही है जैसा हिंदुस्तान। तुम हमें अपने मुतालिक सच बता दो तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फायदा ही देंगे। और महाराज, सगीर ने जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और सन्यासी के आगे फेंकते हुए कहा, मैं आपको इस फायदे की कीमत दूंगा जो आप मुझे पहुंचाएंगे। ये अभी अपने पास रहने दो। सन्यासी ने नोट उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, हम जो कुछ करते फिर रहे हैं ये सब इंसानों के लिए है। किसी बीमार को कुछ देकर ठीक कर देते हैं तो इतने ही पैसे लेते हैं जो हमारा हक बनता है। तुम्हें हम क्यों उठा लाए थे? तुम हमारे क्या लगते थे? हमने ये तो नहीं सोचा था कि तुम्हें ठीक कर देंगे तो तुमसे हमें पैसे मिलेंगे। तुम अगर किसी मुसीबत में पड़े हुए हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सन्यासियों ने ऐसी बातें की और ऐसे अंदाज से की कि सगीर मुतासिर हो गया। वो ऐसी सूरत हाल में फंस गया था जहाँ एक तिनके का सहारा भी उसके लिए बहुत था। उसने सन्यासी को पहले तो ये बताया कि वो मुसलमान है और यहाँ भी उसने अपना नाम अकबर बताया था। फिर ये झूठ बोला कि वो हिंदुस्तान में अपने बाप दादा का घर देखने आया था। उसे तवक्को थी कि वो जिस तरह गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके आया है इसी तरह वापस पाकिस्तान चला जाएगा। लेकिन पुलिस उसके पीछे लग गई और उसे इस तरह भागना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ जाने की बजाय दिल्ली की तरफ आ निकला। उसने ये भी बताया कि टांग का ये जख्म पुलिस की गोली का है। ये तो मैं पहले ही समझ गया था। एक सन्यासी ने कहा, मैंने तुम्हारे इस जख्म की मरहम पट्टी की है। मैंने वैसे ही तुमसे नहीं पूछा था कि ये जख्म कैसा है। जख्म दोनों तरफ है और ऐसे जख्म गोली के हुआ करते हैं। जख्म का फिक्र ना करो, ये हम 1-2 दिनों में ठीक कर लेंगे। सांप का जख्म जरा देर से ठीक होगा क्योंकि इसमें जहर का असर भी है। बहरहाल महाराज, सगीर ने नोट समेट कर अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैंने अपना आप आपको जाहिर कर दिया है। आगे आपकी मर्जी है कि मेरी मदद करें या अपने मुल्क की पुलिस की मदद करें और मुझे गिरफ्तार करवा दें। ये तो आपको मालूम ही होगा कि कोई आदमी किसी दूसरे मुल्क में पासपोर्ट और उस मुल्क के वीजा यानी इजाजतनामा के बगैर नहीं जा सकता। इस लिहाज से मैं मुजरिम हूँ। तुम हमारे मुजरिम नहीं हो। बूढ़े सन्यासी ने कहा, तुम हमारे मरीज हो। ये सोच लो कि तुम पाकिस्तान से बहुत ही दूर हो, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं। दिल्ली से रेल या बस पर बैठ जाओ और जालंधर या अमृतसर तक पहुंच जाओ। पुलिस रेल और बसों के हर मुसाफिर को तो शिनाख्त नहीं करती। अगर तुम्हारी दाढ़ी नहीं थी तो अब तुम्हारी दाढ़ी निकल रही है। इसे और लंबा होने दो। ये कपड़े उतार देना, हम तुम्हें अपने कपड़े देंगे। तुम्हारा हुलिया ऐसा बना देंगे, पुलिस वाले भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे और तुम्हें महाराज जी कहेंगे। अमृतसर से आगे निकलना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये जख्म ठीक हो लेने दो। या फिर एक रास्ता और है। एक और सन्यासी बोला, इन्हीं पहाड़ों में पाकिस्तान की तरफ मुंह करके चलते जाओ और कश्मीर जा निकलोगे। ये सोच लो कि इतना कठिन और इतना लंबा सफर करने की हिम्मत है तुम में। या फिर ये है। एक और सन्यासी ने हंसते हुए कहा, हमारे साथ रह जाओ, हम तुम्हें अपने जैसा जोगी और सन्यासी बना देंगे। बस ये सोच लो कि दुनिया का लालच तमा दिल से निकालना पड़ेगा। सगीर उनकी बातें सुन रहा था और गौर कर रहा था कि उसे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो जोगी तो नहीं बनना चाहता था, वो तो फरार का रास्ता देख रहा था। फिर सोचने वाली असल बात तो ये थी
कि वो इन सन्यासियों को अपनी असलियत बता बैठा था। उसने ये तो नहीं बताया था कि वो इंडियन इंटेलिजेंस का मुनहरिफ जासूस है, लेकिन यही बता देना कि वो पाकिस्तानी और मुसलमान है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। ये जोगी और सन्यासी आखिर हिंदू थे। दिल और दिमाग से ये वहम निकाल दो कि हम तुम्हें धोखा देंगे। बूढ़े सन्यासी ने सगीर से कहा, हमें पाकिस्तान के मुतालिक कुछ बताओ, वहाँ के लोग कैसे हैं जैसे यहाँ के लोग हैं। सगीर ने जवाब दिया, वहाँ सब मुसलमान हैं, थोड़े से ईसाई भी हैं और बहुत ही थोड़े हिंदू भी हैं, जो ज्यादातर सिंध के इलाके में हैं, लेकिन वो ऐसे ही हैं जैसे यहाँ के हिंदू, ईसाई और मुसलमान हैं। क्या वहाँ भी हम जैसे जोगी और सन्यासी होते हैं? सन्यासी ने पूछा। नहीं, सगीर ने जवाब दिया, लेकिन ये कारोबार वहाँ किसी और तरीके से चलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग दयानतदार या असल जोगी नहीं, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि आपकी नकल करने वाले बेशुमार लोग होंगे जो आप जैसा हुलिया बनाकर जाली जड़ी बूटियां और दूसरी चीजें अपने पास रखते और लोगों को धोखा देते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, सन्यासी ने कहा। हम जानते हैं कि नकली जोगी और सन्यासी थोड़े से नहीं बेशुमार हैं। अगर तुम उनमें से किसी के हाथ लग जाते और बताते कि तुम मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो, पुलिस के मफरूर हो, तो वो तुम्हें पुलिस के हवाले कराते। अब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हम असली जोगी हैं या नकली। हमारे मुल्क में नकल और जालसाजी ज्यादा चलती है, सगीर ने कहा। देहात के लोग तो सीधे साधे होने की वजह से जल्दी धोखे में आ जाते हैं। कस्बों और शहरों के तालीम याफ्ता लोग भी इन नौसरबाजों के जाल में आ जाते हैं। वहाँ सन्यासी नहीं होते, आमल और पीर होते हैं जो लोगों को ये बताते हैं कि वो उनकी किस्मत बदल सकते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। उन आमलों और पीरों में से बाज ने देसी दवाइयाँ भी बना रखी होती हैं और वो दावा करते हैं कि ये दवाइयाँ ऐसी जड़ी बूटियों से बनाई गई हैं तो किसी को मिल नहीं सकती। वो कब्रिस्तानों में से मुर्दों की हड्डियाँ उठा कर ले आते हैं और लोगों को खूब लूटते हैं। इंसान बड़ी मजबूर चीज है, सन्यासी ने कहा। बंदा बीमार होता है तो कहता है कि मुझसे दौलत ले लो और मुझे सेहत दे दो। किसी के हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि वो चकरा जाता है, हालात उसके बस से बाहर हो जाते हैं तो वो पंडितों, ज्योतिषियों और नजूमियों के आगे जा हाथ फैलाता है और ये ज्योतिषी वगैरह उसके जख्मों पर बातों की मरहम रख कर उसका दिल परचा लेते हैं और उसकी जेब खाली कर लेते हैं। हमारे हिंदू भाई तो इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। पाकिस्तान में हमारे मुसलमान भाई इनसे बेहतर नहीं, सगीर ने कहा। वहाँ लोग हालात और माली तंगदस्ती और दूसरे मसाइल से मजबूर होकर पीरों और आमलों के पास जा पहुँचते हैं और ये लोग उनके साथ वही सलूक करते हैं जो यहाँ के पंडित और ज्योतिषी हिंदुओं के साथ करते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ऐसा मत कहो बेटा, बूढ़े सन्यासी ने कहा। जो दिल में आता है कहो, हमें गाली दोगे तो वो भी हम अपने अंदर जज्ब कर लेंगे। आपने मुझसे ये पूछा था कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, सगीर ने कहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के हिंदू और वहाँ के मुसलमान तोहम परस्ती में एक जैसे हैं। यही वजह है कि यहाँ जाली जोगी, सन्यासी, पंडित, ज्योतिषी और नजूमी वगैरह आम हैं और वहाँ जाली पीर, आमल, ज्योतिषी और नजूमी वगैरह मौजूद हैं। हालांकि हमारा मजहब कहता है कि बराह रास्त खुदा से मांगो, खुदा देगा, लेकिन हमारे देहात में लोग मुसीबत और मुश्किल के वक्त खुदा से मांगने की बजाय पीरों और आमलों के पास दौड़े जाते हैं। बात यह है महाराज, मुसलमानों ने हिंदुओं से बहुत सी रस्में और बहुत से वहम ले लिए हैं, बल्कि बाज गलत बातें अपने मजहब में शामिल कर ली हैं। अब पाकिस्तान के लोग खुशहाल हैं, सन्यासी ने पूछा। नहीं, सगीर ने जवाब दिया। वहाँ जो अमीर हैं वो इतने अमीर हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि इतनी दौलत कहाँ खर्च करें, और जो गरीब हैं वो इतने गरीब हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि दिन को रोटी खा ली है तो रात को रोटी कहाँ से आएगी। पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क है, बूढ़े सन्यासी ने कहा। वहाँ चोरी चिकारी और डकैती वगैरह होती ही नहीं होगी।